ये तो सब जानते हैं कि यूरोपियंस भारत आए थे, लेकिन इनकी शुरुआत की किसने थी? पुर्तगालीज ने। हालात ऐसे थे कि ब्रिटिशर्स को भी भारत में ट्रेड करने के लिए पोर्तुगीज लैंग्वेज का यूज करना पड़ता था। बावजूद इसके लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही जानते थे। अगर वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत नहीं आते तो शायद ब्रिटिशर्स भारत को कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इनफैक्ट भारत पर सबसे लॉन्ग टाइम तक रूल करने वाले भी पुर्तगालीज ही थे। इन्होंने अंग्रेजों से 115 साल पहले यानी 1498 में भारत में कदम रखा था। वहीं ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी 14 साल तक भारत पर राज करते रहे, लेकिन अत्याचार का मुआवजा सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही मांगा जाता है, जबकि पुर्तगालीज 353 साल तक भारत को लूटते रहे। तो क्या इन्हें भी भारत को मुआवजा देना चाहिए? अगर पुर्तगालीज के आने से हमारे देश पर क्या इफेक्ट पड़ा? अगर वास्को डी गामा रास्ता नहीं ढूंढता तो क्या कभी अंग्रेज भारत आ पाते? और क्या आज भी भारत सोने की चिड़िया होता? ब्रिटिशर्स ने क्या किया ये तो सब जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुर्तगालीज ने कैसे भारत को लूटा और क्या कभी हमें इसका मुआवजा मिलेगा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तारीख 20 मई साल 1498। इस दिन टोपियां, लबादे, कांसे के बर्तन, चीनी, शहद और कुछ ऐसी ही और तोहफे के लिए वास्को डी गामा कालीकट यानी कि आज के कोझिकोड के शासक जमोरिन के दरबार में खड़ा था। जमोरिन को उम्मीद थी कि दूर देश से एक एम्बेसडर आया है तो उसके तोहफे शाही होंगे, इसलिए जमोरिन ने वास्को डी गामा का शानदार स्वागत किया। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये सस्ते गिफ्ट्स देखकर उसका मिजाज थोड़ा बिगड़ गया। वहीं जब वास्को डी गामा ने भारत में व्यापार करने की बात कही तो जमोरिन ने ट्रेड के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने कालीकट में फैक्ट्री लगाने से साफ इनकार कर दिया। वजह राजा पर अरेबिक ट्रेडर्स का इफेक्ट और उनका कंट्रोल। यानी वास्को डी गामा जिस रियासत की उम्मीद लेकर शाही दरबार में पहुंचा वो उसे नहीं मिली, उल्टे उसे पुर्तगाल लौटना पड़ा। लेकिन वो अपने साथ दो चीजें लेकर, एक तो बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियां और दूसरी चीज थी एक सीख। उसने नोट किया कि अरब से जो भी जहाज भारत व्यापार करने आता है उनके पास ज्यादा हथियार नहीं होते, क्योंकि इन जहाजों का मोटिव सिर्फ व्यापार करना था। अगर ऐसे एक स्ट्रॉन्ग नेवी लाकर इन पर अटैक कर दिया जाए तो भारत में ट्रेड के लिए मनमाना रास्ता खुल जाएगा। कहा जाता है कि जितना सामान लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल गया था उसकी सेल से आने जाने का खर्च निकालने के लिए भी उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है साहब कि भारत पर पुर्तगाल की नजर पड़ी कैसे? देखिए, बात शुरू होती है यूरोप और अफ्रीकी देशों से, जिनके साथ भारत मसालों और कपड़ों का व्यापार करता था। इसके लिए भारत से यूरोप तक लैंड रूट का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज के इस्तांबुल पर ऑटोमन ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो लोग भारत से आने वाले माल पर भारी भरकम टैक्स लेने लगे। ऐसे में यूरोपियंस को ये सामान महंगा पड़ता और आखिर में ऑटोमन की वजह से इस लैंड रूट से ट्रेड ही बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ यूरोप के वेनिस और जेनेवा भी एशिया के साथ लैंड रूट से व्यापार कर रहे थे, जिससे कई यूरोपियन कंट्रीज, खास तौर पर स्पेन और पुर्तगाल को दिक्कत थी। इनके पास अब एक ही रास्ता था, समंदर का। पुर्तगाल और स्पेन समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों को खोजने के लिए अपने नेविगेटर भेजा करते थे। इस बार स्पेन ने अपने नेविगेटर को भेजा, नाम था कोलंबस। इरादा भारत पहुंचने का था, लेकिन पहुंच गए अमेरिका और अमेरिका की खोज हो गई। इसके बाद 1497 में पुर्तगाल के नेविगेटर वास्को डी गामा ने सफर शुरू किया। वो 12,000 मील की दूरी तय करके करीब 10 महीने बाद भारत पहुंचा। इस वक्त तक भारत से अरब के व्यापारियों का दबदबा था। पहली बार कोई यूरोपियन व्यापारी सीधे भारत आया था और जाते वक्त अपने साथ खुशखबरी लेकर गया। इसके बाद पुर्तगाल के किंग मैनुअल ने स्पेन की महारानी इजाबेला और शाह फर्डिनांड को खत लिखा कि ऊपर वाले के करम से वो ट्रेड जो भारत के मुसलमानों को अमीर बनाता है वो अब हमारी सल्तनत के जहाजों के पास होगा और ये मसाले तमाम ईसाई दुनिया तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन साहब यहाँ पर सवाल ये था कि दसियों हजार किलोमीटर दूर से ट्रेड होगा कैसे? ऊपर से अरबी जहाजों का समुद्री इलाके पर कब्जा भी चिंता की बात थी। सोच विचार करने के बाद पुर्तगाल ने भारत से व्यापार करने के लिए साल 1498 में एक कंपनी बनाई। नाम था एस्तादो दी इंडिया, जिसका ट्रेड के अलावा भी एक मोटिव था और वो था देश में रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रभाव बढ़ाना, जिसके लिए साल 1500 में पेड्रो अल्वारेस काब्राल भारत भेजा गया, वो भी 13 जहाज और बड़ी तादाद में हथियारबंद 9 सैनिकों के साथ। इसके बाद काब्राल को पुर्तगाली बादशाह ने एक चिट्ठी लिखी
कि तुम्हें समंदर में मक्का के मुसलमानों का जो भी जहाज मिले उस पर कब्जा करो और उस पर लादे गए माल और जहाज पर मौजूद मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, उनसे जंग करो और जितना भी हो सके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। पेड्रो ने ऐसा ही किया। उसने 2 दिनों तक कालीकट पर बमबारी की और लोग जगह छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। यही वजह है कि जब वो कोचीन और कन्नूर की बंदरगाहों पर उतरा तो वहां के राजाओं ने डर के पहले ही घुटने टेक दिए और पेड्रो को यहाँ कमर्शियल ठिकाने स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल गई। वहीं जब मैरिटाइम ट्रेड इंडियन ओशन और भारत के दक्षिणी तटों पर पुर्तगालियों का दबदबा जमने लगा था, वहीं अगली बार जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान आए तो उनके तेवर कुछ और ही थे। उन्होंने अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के शहरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं इस दौरान जो जहाज उसके रास्ते में आया वो डुबा दिया गया। उस दौरान हाजियों का एक जहाज उनके हाथ लग गया जिस पर 400 यात्री सवार थे जो कालीकट से मक्का जा रहे थे। वास्को डी गामा ने यात्रियों को बांधकर जहाज में आग लगा दी। औरतें और बच्चे रहम की भीख मांगते रह गए, लेकिन वो तमाशा देखता रहा। इसके बाद उसने कोचिन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई। यहाँ बस लोकल पीपल से सामान खरीदकर उसे स्टोर किया जाता था और बाद में पुर्तगाल भेज दिया जाता था। इसके बाद साल 1505 में किंग ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भी भारत भेजा, पुर्तगाली कंपनी का पहला वाइसराय बनाकर। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई जिसका मेन मोटिव था अरबी जहाजों को समुद्र के रास्ते भारत में व्यापार करने से रोकना। हिंद महासागर में अरबी जहाजों पर हमला होने लगा, उन पर कब्जा किया जाने लगा। वहीं इसका दूसरा मोटिव था भारत की राजनीति में अपना दबदबा बनाना। इन्हीं वजहों से 1504 में कोचिन का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ जमोरिन था और दूसरी तरफ उसके 2 दुश्मन पुर्तगालीज और कोचिन। केरल तब काली मिर्च के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। खैर इस युद्ध में जमोरिन की हार हुई और इसी के साथ कोचिन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यहीं से भारत की राजनीति में पुर्तगालीज की एंट्री होती है। साल 1526 में जब बाबर भारत में मुगल सल्तनत के पैर जमा रहा था तब पुर्तगाल कई कोस्टल एरियाज पर पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। इधर जमोरिन पुर्तगालियों से बदला लेना चाहते थे। वहीं पुर्तगालियों के कारण अरब और वेनिस के लोगों का व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो गया था, इसलिए वो भी गुस्से में थे। यानी अब सब मिलकर पुर्तगाली को खदेड़ना चाहते थे। इस बीच पुर्तगाल ने अपने दूसरे वाइसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत भेजा। उधर गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी दीव को अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था। वहीं मिस्र के मामलुक साम्राज्य के लोग भी पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। वजह वही उनका व्यापारिक नुकसान। वहीं पुर्तगाली भी दमन और दीव पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र के चौल में ही पुर्तगाली से जमोरिन और मामलुकों का सामना हो गया। इसमें पुर्तगालीज हार गए, लेकिन दीव पहुंचने के बाद फिर से दोनों सेनाओं का सीधा सामना होता है। पुर्तगालियों ने आर पार की लड़ाई लड़ी और वो जीत भी गए। हालांकि पुर्तगालियों ने दीव पर कब्जा नहीं किया बल्कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और वहां से व्यापार शुरू कर दिया। ट्रीटी में समझौते के तहत पुर्तगालियों को 3 लाख सोने के सिक्के मिले। वहीं चौल की लड़ाई में बंदी बनाए गए सभी पुर्तगाली छोड़ दिए भी गए। इसके बाद गुजरात के शाहों ने पुर्तगालियों से कई बार समझौते की कोशिश भी की, लेकिन बातचीत फेल रही साहब। इसके अगले साल पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा भी छीन लिया। इसके बाद धीरे धीरे दमन पर भी पुर्तगालियों का कंट्रोल बढ़ने लगा। यही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे खास मंडी कही जाने वाली स्टेट ऑफ मलक्का और फारस की खाड़ी पर भी पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। साल 1504 में हुआ कोचिन का युद्ध और 1509 का दीव युद्ध पुर्तगालियों के लिए टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद भारत, जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने की जैसे रेस लग गई। साल 1526 में बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। आगे चलकर भारत में यूरोपियन डोमिनेंस भी बढ़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रांसीसी सभी बारी बारी भारत पर कब्जा करते चले गए। ब्रिटेन ने तो 200 सालों तक भारत में जड़ें जमा कर रखी, लूटपाट की और उसी पैसे से तरक्की करता रहा। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेस ही इंडियन इंडस्ट्रीज की बर्बादी पर टिका था। भारत के बुनकर दुनिया भर में मशहूर थे, तभी ब्रिटेन वहां पहुंचा और उसने उनके अंगूठे तोड़ दिए, उनके करघे डिस्ट्रॉय कर दिए गए और उनके बनाए कपड़ों पर टैक्स लगा दिया गया। वो यहाँ से कच्चा माल ले जाकर अपनी मिलों पर तैयार करता था और दुनिया भर में बेचता। इस तरह भारत के बुनकर भिखारी बन गए और जो भारत दुनिया में तैयार कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए फेमस था, वो इसका इम्पोर्टर ही बन गया। वर्ल्ड ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 27% थी, जो घटकर 2% से भी कम रह गई। 19वीं सदी खत्म होते होते भारत ब्रिटेन के लिए पैसे का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। अंग्रेज हर तरीके से भारत को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सेना में हर छठा सैनिक भारतीय था। इसमें 54,000 भारतीयों की जान गई।
65,000 घायल हुए और 4,000 का तो पता ही नहीं चल पाया या उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब भारत को 10 करोड़ पाउंड का कर्ज देना पड़ा था, जिसे चुकता करने के लिए भारत ने 1 करोड़ 70 लाख राउंड गोलियां, 60,000 राइफलें और मशीन गन सप्लाई की। 4 करोड़ 20 लाख कपड़े भारत से भेजे गए। इतना ही नहीं साहब, भारत को 1,73,000 जानवर सप्लाई भी करने पड़े। 37 करोड़ टन खाने पीने की चीजें भी बेचनी पड़ी। उस वक्त मंदी, गरीबी और भूख की समस्या से जूझ रहे भारत से जो कुछ ले जाया गया, उसकी कुल वैल्यू आज के लिहाज से 8 अरब पाउंड होती है। दूसरे विश्व युद्ध में तो हाल इससे भी बुरा था। ब्रिटेन पर युद्ध की वजह से 3 अरब पाउंड था। इसमें से 1 अरब 25 करोड़ पाउंड भारत ने दिए थे, जो भारत को कभी लौटाए ही नहीं गए। इसी वजह से भारत ब्रिटेन से मुआवजे की डिमांड करता है। ब्रिटिशर्स ने 1765 से लेकर 1938 तक भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। आज के ब्रिटेन का जीडीपी कुछ 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी ये सारे अमाउंट भारत को लौटाने के लिए अगर ब्रिटेन ने अपनी जीडीपी के सारे पैसे भी लगा दिए तो उन्हें 13 साल लग जाएंगे भारत का कर्ज चुकाते चुकाते। लेकिन इस लूट की शुरुआत पुर्तगाल से हुई, तो क्या उससे भी भारत को मुआवजा देना चाहिए? तो बता दें कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का कहना है कि उनके देश ने लोगों को गुलाम बनाकर क्राइम किया और उसे इसका मुआवजा भरना चाहिए। यूरोपियंस ने करीब 4 सदियों तक अफ्रीका और एशिया के देशों में लोगों को गुलाम बनाकर रखा। उन्हें यूरोप और अमेरिका में खरीदा बेचा गया। करीब 1.25 करोड़ लोगों की किडनैपिंग अकेले अफ्रीका से हुई थी। उन्हें ट्रेडर्स अपने जहाजों पर भरकर लाए और बाजारों में बेच दिया गया। ये ट्रिप्स इतनी भयंकर यातनाओं से भरी हुई थी कि बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए, जिन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। जो लोग बच गए उन्हें नॉर्थ और साउथ अमेरिका के देशों में खेती के काम में झोंक दिया गया। वहीं कुछ को ब्राजील और कैरेबियन आइलैंड्स में बंधुआ मजदूर बनाया गया, जिनसे व्यापारियों ने खूब मुनाफा कमाया। अकेले पुर्तगाल ने कम से कम 60 लाख अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया था साहब। ये दूसरे यूरोपीय कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन इस इतिहास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देश के स्कूलों में भी इस बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता, बल्कि इसे पुर्तगाली आज भी एक ग्लोरियस हिस्ट्री के रूप में याद करते हैं। पुर्तगाल ने अंगोला, मोजाम्बिक, ब्राजील, केप वर्दे और ईस्ट तिमोर जैसे देशों को गुलाम बनाया। भारत के भी कुछ हिस्सों पर उसका राज रहा और रेबेलो डी सूजा इस दौरान हुए अपराधों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने ये माना कि उन्हें इस अपराध की कीमत चुकानी चाहिए। क्या ऐसे क्राइम थे जिनके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं हुई? क्या ऐसी चीजें थी जो लूटी गई और वापस नहीं हुई? हमें सोचना चाहिए कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दुनिया भर में साम्राज्यवादी ताकतों से मुआवजे की मांग की जा रही है। पुर्तगाल ने जिन्हें सदियों तक लूटा, उन्हें मुआवजा देना जरूरी है। हालांकि कई यूरोपियन कंट्रीज अपने अपराधों के लिए माफी मांग चुकी है। 2020 में बेल्जियम के राजा ने अफ्रीका में हुई ज्यादतियों के लिए माफी मांगी थी। पिछले साल इंग्लैंड के किंग चार्ल्स तृतीय ने माफी मांगी थी। वहीं जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने भी तंजानिया में जर्मन सेनाओं के अपराधों के लिए माफी मांगी थी। राष्ट्रपति डे सूजा ने पिछले साल भी कहा था कि पुर्तगाल को अपने इतिहास के लिए, साम्राज्यवादी दास्ता के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भारत आने वाले और सबसे आखिर में इसे छोड़ने वाले पुर्तगाली ही थे। 1498 में वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत की धरती पर कदम रखा था। इसके बाद 1505 से 1961 के बीच पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया, लाइक गोवा, दमन और उत्तरी मुंबई। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर भी उनका राज रहा। ऐसे में पुर्तगाल में माफी मांगनी चाहिए और भारत को मुआवजा देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।